नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं 2021-22 की बात करेंगे। जिस बच्चों आज हम देखने वाले हैं, विस्तार से देखेंगे बुद्धिमत्ता जांच यानी IT की बात करेंगे। जिस बच्चों तो आज परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन के रूप में देखेंगे हम। जिस बच्चों कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति की बात करेंगे। जिस बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। तो आइए बच्चों आज हम विस्तार से देखने वाले हैं। जिस बच्चों शिष्यवृत्ति परीक्षा की बात करेंगे, यानी जिसमें हम विस्तार से देखेंगे बच्चों बुद्धिमत्ता जांच के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। इस बच्चों तो अगर हम बात करें बच्चों शिष्यवृत्ति परीक्षा की, तो बच्चों यहाँ पर शिष्यवृत्ति की परीक्षा बच्चों जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, बच्चों आप मेहनत से अभ्यास करके धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे और बच्चों इस तरह से मेहनत से आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों अगर इस परीक्षा की बात करें बच्चों, तो यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। इसको हम विस्तार से देखने वाले हैं। और बच्चों कक्षा 5वीं में अभी आप हैं और बच्चों इस तरह की परीक्षा कक्षा 8वीं में भी होती है। और बच्चों जीवन के अगर हम आगे की बात करें, जिस बच्चों अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें बच्चों, तो इस तरह के वस्तुनिष्ठ जो यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा होती है वो जीवन में आपको आगे मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों अभ्यास करेंगे आज हम जिस कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति परीक्षा के संदर्भ की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं। तो बच्चों यह परीक्षा जो आयोजित करते हैं महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे, ठीक है बच्चों। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं के लिए अभ्यास क्रम हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं बुद्धिमत्ता की यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो शिष्यवृत्ति परीक्षा की बात करें बच्चों यानी स्कॉलरशिप की जो परीक्षा की बात कर रहे हैं उसका स्वरूप किस तरह से होता है वो हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों 2 पेपर इसमें होंगे। जरा ध्यान से देखिए, आपको हम पॉइंटर की मदद से बताने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। जरा आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो बच्चों यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं। यहाँ पर बाईं ओर आप देखिए आपको लिखा है पेपर 1, पेपर 1 और पेपर 2 पेपर होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों इतना तो स्पष्ट हो गया कि 2 पेपर होने वाले हैं, तो आप ध्यान में रखिए। अब विषय में कौन कौन शामिल हैं जरा वो देखिए। विषय में शामिल है प्रथम भाषा। प्रथम भाषा की बात करें बच्चों, प्रथम भाषा यानी जिस हमारी आपकी प्रथम भाषा क्या है बच्चों, हिंदी। तो प्रथम भाषा, इसके बाद गणित। तो बच्चों पेपर 1 में प्रथम भाषा और गणित, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्नों की संख्या, तो देखिए यहाँ लिखा है प्रश्नों की संख्या। तो भाषा में प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है, 25। इस बच्चों 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए अंक निर्धारित कितने हैं, तो देखिए 50, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस तरह से 25 दूनी 50। गणित देखिए बच्चों, गणित यह गणित में कितने प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे और बच्चों कुल कितने अंक का है, 100 अंक का, ठीक है बच्चों, यानी 50 दूनी 100। तो गणित में 50 प्रश्न होंगे और भाषा में 25 प्रश्न। तो इस तरह से बच्चों पहले पेपर में यानी भाषा जो प्रथम भाषा की बात कर रहे हैं यानी हिंदी की बात करें, इसमें और गणित को मिलाकर के कुल कितने प्रश्न हुए, 75 प्रश्न होंगे। और कुल अंक कितने होंगे बच्चों, एक प्रश्न 2 अंक का है तो 150, ये देखिए 150। और समय आपको कितना मिलता है बच्चों, यानी 75 प्रश्न करने के लिए आपको समय मिलता है कितना बच्चों, 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब कुल कितने मिनट हुए, 1 घंटा में 60 मिनट बच्चों और 30 मिनट जोड़ देंगे, 60 और 30 90, यानी आपको 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है बच्चों, 90 मिनट में आपको कितने प्रश्न करने होंगे,
75 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। तो बच्चों आप सोचिए कि 75 प्रश्न 90 मिनट में कैसे हो पाएगा? बच्चों हो पाएगा, निरंतर अभ्यास से बच्चों आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ती है। किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आगे हम देखने वाले हैं। इस बच्चों कुछ उदाहरण भी हम देखने वाले हैं। तो आप धीरे धीरे जो जो बच्चों आगे बढ़ते जाएंगे आपको आसानी होगी, आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा पेपर देख लेते हैं। जो दूसरा पेपर है बच्चों वो देखिए, इसमें देखिए तृतीय भाषा। तृतीय भाषा का मतलब बच्चों थर्ड लैंग्वेज, यानी यहाँ पर हमारी थर्ड लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। तो इंग्लिश के कितने प्रश्न रहेंगे? 25 प्रश्न है ये बच्चों, 25 प्रश्न। इसके बाद 25 प्रश्न यानी 50 अंकों। ठीक है, 50 अंकों के, एक प्रश्न 2 अंक का वही। इसके बाद बुद्धिमत्ता जांच यानी आईटी की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें कितने प्रश्न रहेंगे? 50 प्रश्न। ठीक है, तो 50 प्रश्न कितने अंकों के? 100 अंकों के। तो 50 दूनी 100। यहाँ भी आप देखते हैं उस जैसे आपने पेपर 1 में देखा, यहाँ पर 25 और 50, इसी तरह से यहाँ भी 25 प्रश्न और 50 प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या होगी दूसरे पेपर में भी 75 प्रश्न। और वैसे भी अंक यहाँ भी, यहाँ देखिए 50 और 100, जैसे ऊपर भी था 50 और 100, कुल मिलाकर के 150 यानी 150। ठीक है, कुल अंक प्रश्न कितने हैं? कुल 75 प्रश्न, और कुल अंक कितने हैं? 150 यानी 150 यानी 150। समय भी आपको उतना ही मिलता है, यानी समय कितना मिलता है? 1 घंटा 30 मिनट, यानी यहाँ भी आपको 90 मिनट मिलते हैं। यानी दूसरे पेपर में भी बच्चों आपको समय मिलता है 90 मिनट। ठीक है, 1.5 घंटा समय आपको मिलता है। चलिए आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, आप पूरे साल भर मेहनत करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो ये जो परीक्षा, शिष्यवृत्ति परीक्षा, हम कक्षा 5वीं की बात कर रहे हैं इस बच्चों, तो आपको क्या ध्यान रखना है? परीक्षा का स्वरूप आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, कि 2 पेपर होंगे। ठीक है, और पहले पेपर में ये विषय को भी आपको ध्यान रखना है, प्रथम भाषा यानी हिंदी और गणित, और दूसरे पेपर में तृतीय भाषा यानी इंग्लिश और बुद्धिमत्ता। कितने प्रश्न रहेंगे, कितने अंक, और समय मिलता है 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट। तो बच्चों ये दिमाग में आपको रखना है, धीरे धीरे आप अभ्यास के द्वारा सीख पाएंगे और जान जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्नों के कठिनता का स्तर जान लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। जैसे आपने देखा बच्चों 75 प्रश्न होंगे, आपको 90 मिनट में करना होगा। तो प्रश्न किस तरह के होंगे? तो देखिए बच्चों, सरल स्वरूप के प्रश्न होंगे 30%। 100% में बच्चों 30% प्रश्न बहुत ही सरल होंगे, जो आप पढ़ते ही थोड़ा सा ध्यान देंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा। सरल का मतलब बहुत ही सरल होंगे। 30% प्रश्न बच्चों ऐसे होंगे, यानी बच्चों बहुत ही थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो सरल स्वरूप के प्रश्न कितने होंगे? 30% के। मध्यम स्वरूप के प्रश्न कितने प्रतिशत के होंगे बच्चों? 40%, यानी 100% में 40% यानी 40% प्रश्न ऐसे होंगे जो कि मध्यम स्वरूप के होंगे बच्चों, यानी थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान, यानी सरल की अपेक्षा थोड़ा सा और ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन, यानी थोड़ा सा आपको समझना, सोचना, अगर गणित का है तो कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा आपको उसकी तुलना में बढ़ जाएगा। और ऐसे प्रश्न होंगे 40% प्रश्न। और बच्चों उसके आगे की बात करें कि कठिन स्वरूप के प्रश्न जो कि थोड़ा कठिन होंगे, और बच्चों इसमें आपको ये निरंतर अभ्यास के द्वारा आपको ये जो है कि अंक मिल पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा और अधिक प्रयास करना पड़ेगा और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? कठिन, यानी ये जो कठिन स्वरूप के प्रश्न है 30%। तो आप देखेंगे 30%, 40%, 70 और 30 100। तो इस तरह कुल मिलाकर के 100%, यानी 30% सरल प्रश्न रहेंगे, और मध्यम स्वरूप के 40% और कठिन स्वरूप के 30%। और इस तरह से बच्चों निरंतर अभ्यास के द्वारा आप अपने प्रश्नों के सही उत्तर को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं यहां भी आपने समझ लिया है। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हम बात करेंगे हिंदी की, हम बात करें यानी हिंदी माध्यम की बात कर रहे हैं। जो आज का विषय है हम विस्तार से देखने वाले हैं बुद्धिमत्ता जांच की। इस बच्चों अगर हम बाकी विषयों की बात करें तो बाकी विषयों के भी बारे में आप जानकारी, इस बच्चों वीडियो उपलब्ध है पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल पर बच्चों। ये आपको बाकी विषयों की भी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। तो बच्चों
कक्षा 5वीं में आज हम विस्तार से जानेंगे बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, हम यानी आईटी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो बच्चों हम देखेंगे कि आखिर में हम पढ़ने वाले क्या है, क्या सीखने वाले हैं। तो पूरे साल भर जो अभ्यास करेंगे, अगर हम बुद्धिमत्ता जांच की बात करें, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें, तो हम क्या सीखेंगे। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पर देखिए इंडेक्स दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें देखिए घटक, यहाँ पे घटक का नाम है उद्देश्य के अनुसार, और यहाँ पर उपघटक दिया हुआ है और भारांश यानी वेटेज दिया हुआ है। तो चलिए हम बच्चों पहले सीखेंगे आकलन, ठीक है, यानी जो पहला घटक है वो आकलन है। और आकलन में उपघटक क्या है, सूचना पालन, संयुक्ताक्षर अक्षर, शब्द संख्या मालिका, मालिका का मतलब श्रृंखला से है, अंग्रेजी अक्षरमाला। इसका जो वेटेज है कितना बच्चों, 8% है, यानी 8% है। दूसरा घटक है वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या है बच्चों, शब्द संग्रह मिलेगा, आकृतियां मिलेगी और संख्याएं मिलेंगी। ये इस पर आधारित प्रश्न होंगे और इसका वेटेज कितना है, 10%। तीसरा घटक है बच्चों क्रम पहचानना। इसमें देखिए संख्या मालिका मिलेगी, आकृतियों की मालिका, चिन्हों की मालिका और असंगत पद पहचानना। इसका जो वेटेज है भारांश है बच्चों 10% है। आगे हम देखेंगे तर्क संगत व अनुमान, ये चौथा हमारा घटक होगा। इसमें भाषिक, जिसमें आयु, तुलना, नाम में बदलाव, रिश्ते और अभाषिक आकृतियों, जिस अभाषिक में आकृतियां, अभाषिक आकृतियां गिनना, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और घनाकृत गुटके। इसका वेटेज कितना है, 12% यानी 12% है। इसके बाद बच्चों पांचवा हमारा घटक होगा प्रतिबिंब या प्रतिमा, जिसमें आईने में दिखाई देने वाली प्रतिमाएं, जिसमें आकृतियां, अंक या अक्षर, या जल प्रतिबिंब, जिसमें आकृतियां, अंक, अक्षर होंगे, और ये इसका वेटेज है 8%। और इसके बाद बच्चों छठवां घटक है हमारा सहसंबंध, यानी जिसमें शब्द संग्रह, आकृति और संख्या। इसका वेटेज कितना है, 10%। तो इस तरह से बच्चों 6 घटक हमने अभी देख लिया है। आइए और जो बाकी के घटक हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों आगे के घटकों की हम बात करेंगे। देखिए 7वां जो घटक है बच्चों, वो 7वां घटक है समान पद पहचानना। समान पद पहचानना ये घटक होगा। इसका उप घटक क्या है, आकृतियां। इसका वेटेज कितना है, 4% है। इसके बाद बच्चों गूढ़ प्रश्न या कूट प्रश्न, जिसमें उसका उप घटक पंक्ति में स्थान, दिशा पर आधारित प्रश्न होंगे, दिनदर्शिका, वेन आकृति, चतुर्भुज या वृत्त के अंदर की संख्या। इस बच्चों कुछ उदाहरण हम आज देखने वाले हैं, इस पर आधारित प्रश्न होंगे जो कि आप बच्चों सीखने वाले हैं। इसका वेटेज 16% है, यानी इसका वेटेज काफी अधिक है, 16% इसका वेटेज है। इसके बाद अगला जो घटक है घट से मिलने वाले पद, यानी नवा घटक है, जिसमें क्या सीखने वाले बच्चों, इसमें शब्द संग्रह, आकृति या संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका वेटेज 10% है। और बच्चों अगला अर्थात 10वां जो है, इस बच्चों घटक है सांकेतिक भाषा। और इस सांकेतिक भाषा में जो उप घटक है बच्चों, इसमें अंकों का उपयोग, अंक और शब्दों के लिए चिन्हों का उपयोग, ये आप सीखने वाले हैं। और बच्चों इसका वेटेज है 8%, यानी 8% इसका वेटेज है। और अंतिम की अगर बात करें, यानी जो बच्चों 11वां घटक है विशेष प्रश्न, इसमें भावनिक बुद्धिमत्ता और सामाजिक बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह की तैयारी भी होगी और इसका वेटेज बच्चों 4% यानी 4% है। और इस तरह से बच्चों भारांश आप टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पर 100, यानी पूरी तरह से ये जो हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम की बात करें, यानी जो आप कक्षा 5वीं में आईटी अर्थात बुद्धिमत्ता जांच में बच्चों जो आप सीख पाएंगे, तो इन्हीं घटकों और उप घटकों पर आधारित आप तैयारी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे और किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा उसे भी हम जरा देखेंगे, थोड़ा सा आज अभ्यास भी कर लेंगे। यस, तो चलिए बच्चों, जैसे बच्चों प्रश्न एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपको ये प्रश्न दिया गया। नीचे दिए गए प्रश्न में बच्चों ध्यान रखिए, अभी आज केवल हम परिचय कर रहे हैं, अगली बार अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो हम शुरू से बच्चों पहले घटक से ही शुरुआत करेंगे। आज केवल परिचय है तो हमने उदाहरण यहाँ वहाँ से लिए हुए हैं, यानी जिस कुछ कई अलग अलग घटकों से उदाहरण यहाँ पर रखा गया है केवल समझाने के लिए, केवल आपको बताने के लिए। तो चलिए जरा ध्यान से इसको समझिए, ये केवल उदाहरण है, ध्यान रखना है।
तो नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानिए। बच्चों ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो सूचना दी गई है उस सूचना को अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रश्न को अच्छी तरह समझ लेना है और तभी आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, यानी यहाँ पर देखिए बच्चों पहले पद और दूसरे पद की बात हो रही है। पहले और पद में का जो देखिए पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक तीसरे और प्रश्न चिन्ह, यानी जो तीसरा और ये जो प्रश्न चिन्ह है इसमें भी ऐसा ही संबंध है। तो आप सोचिए बच्चों 1 मई महाराष्ट्र दिवस, इस बच्चों का आपको ध्यान होगा 1 मई को महाराष्ट्र दिवस हम मनाते हैं इस बच्चों, क्योंकि इस 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाते हैं बच्चों, यस, क्योंकि महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस है 1 मई को। तो बच्चों 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं यस बच्चों, तो आपको समझ में आएगा बच्चों। यस, तो चलिए आपको विकल्प मिलते हैं 4, यस बच्चों 4 विकल्प आपको मिले हैं। अब सोचिए आपकी 26 जनवरी के यानी 1 मई का जो संबंध महाराष्ट्र दिवस से है वही संबंध 26 जनवरी का यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है, यानी अब इसमें से ये जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर एक विकल्प आएगा। अब वो कौन सा विकल्प है, देखिए पहला दिया है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा दिया है गणतंत्र दिवस, तीसरा दिया है शांति दिवस और चौथा दिया है बालिका दिवस। तो अब बच्चों सोचिए कि आखिर में इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो तमाम विद्यार्थियों को क्लिक कर गया होगा। इस बच्चों 26 जनवरी, बच्चों आप हर वर्ष 26 जनवरी तो मनाते ही हैं। 26 जनवरी कौन सा दिवस होता है आपको ध्यान में आ गया होगा। तो कितने बच्चे यहाँ पर भूल से उनको डाउट हो जाएगा 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस तो नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों दिया है। तो कुछ बच्चे बहुत जल्दबाजी में स्वतंत्रता दिवस की ओर चले जाएंगे, जो कि उत्तर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपको सोचना है। ये प्रश्न है बुद्धिमत्ता का है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ी सी आप बुद्धि लगाएंगे। अरे 26 जनवरी है, 26 जनवरी को तो स्वतंत्रता दिवस होता नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस तो बच्चों 15 अगस्त को होता है, हम मनाते हैं 15 अगस्त को, लेकिन यहाँ 15 स्वतंत्रता दिवस पहले दिया है। तो बच्चों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, सही विकल्प तक पहुंचना है। तो 26 जनवरी बच्चों हम मनाते हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे, यस गणतंत्र दिवस, यानी दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सही विकल्प तक आपको पहुंच जाना है। अब बच्चों प्रश्नों का उत्तर लिखना कैसे है जरा उसको भी आपको समझ लेना है। चलिए यहाँ पर जैसे देखिए 4 क्रमांक आपको मिलेंगे, उत्तर के 4 क्रमांक मिलते हैं, 1 2 3 4, ये 4 क्रमांक है, देख रहे हैं आप। अब 4 क्रमांक में कौन सा उत्तर सही है बच्चों, दूसरा, ये भी दूसरा विकल्प ये सही है। तो आपको क्या करना है, जो दूसरा विकल्प है यानी ये विकल्प जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या करना है, बॉल पॉइंट पेन से बच्चों आपको पूरी तरह से क्या करना है, ये आपको बच्चों पूरी तरह से उसको रंग देना है, भर देना है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक और सूचना है, जरा आप ध्यान से समझिए कि आपको उत्तर किस तरह से देना है। तो बच्चों इसके लिए आपको जहां पर प्रश्न लिखा है यहां पर आपको उत्तर नहीं देना है, ध्यान रखिए, केवल आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। परीक्षा में बच्चों आपके लिए आपको आंसर शीट अलग मिलती है। ठीक है बच्चों, परीक्षा में जो प्रश्न पत्र होता है, जो पेपर होता है वो अलग होता है, और आंसर शीट जिसपे आपको उत्तर देना है बच्चों वो अलग होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ समझने के लिए हमने पास में दिया है। अब आइए आंसर शीट किस तरह से होती है और किस तरह से भरना होगा वो जरा देखिए। तो बच्चों देखिए, आपको जो आंसर शीट मिलती है उत्तर पत्रक यानी आंसर शीट होती है, कुछ इस तरह की होती है, राइट। अब जैसे पहला प्रश्न, मान लीजिए वही पहला प्रश्न आपने देखा, उसमें दूसरा विकल्प सही था। ठीक है बच्चों, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, पहला प्रश्न था उसका दूसरा विकल्प सही था, यानी दूसरा विकल्प कौन सा है, ये है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर शीट में ही आपको आंसर देना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें नहीं, बल्कि आपको आंसर शीट, यही जो आपका सबमिट होगा आंसर शीट बच्चों, इसमें आपको आंसर देना है। तो पहला प्रश्न का उत्तर जो है सही विकल्प था, ये दूसरा, तो इसलिए दूसरा बच्चों यहाँ पर अच्छी तरह से उसको रंग देना है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है। तो बच्चों इस तरह से आंसर शीट का अभ्यास भी आप आगे चल करके करने वाले हैं, और धीरे धीरे बच्चों अभ्यास आप कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए बच्चों जरा दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। चलिए बच्चों, हमने कहा था कि आज हम केवल उदाहरण देख रहे हैं, तो हमने उदाहरण जो है
केवल समझने के लिए दिया है। हम अगले वीडियो में जब शुरू करेंगे बच्चों तो पहले घटक से ही शुरुआत करने वाले हैं। चलिए जरा यहाँ पर उदाहरण देखिए बच्चों, खेल खेल में किस तरह से बहुत ही आसानी से इसका उत्तर। बच्चों ध्यान दीजिए कि हमने उदाहरण इसलिए यहाँ पर रखा कि आपको देख करके यहाँ पर थोड़ी सी घबराहट सी हो सकती है, लेकिन बच्चों प्रश्न बहुत ही आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। केवल थोड़ा सा आपको अभ्यास की जरूरत है। अब जरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 13 दिया है, यहाँ 8, ये देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 8 है, यहाँ 208 है। अब यहाँ 6 दिया है, यहाँ 17 दिया है, यहाँ 204 दिया है। तो आप सोचिए, संबंध सोचिए कि 13, 8 और 208 का क्या संबंध हो सकता है। तो आप सोचेंगे, अब यहाँ पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग, आप जल्दी से आप सोचेंगे कि क्या हो सकता है। तो जैसे बच्चों आप सोचेंगे 13 और पहाड़ा तो आपको याद है, 13 8 104, तो आपके ध्यान में आएगा हाँ 13 8 104 है, और 104 का दुगुना, 104 का दुगुना कितना होता है 208, ऐसा है। तो क्या यहाँ भी ऐसा है, 6 और 17 बच्चों, 17 छक्का, 17 का पहाड़ा आपको याद ही होगा। ये बच्चों स्कॉलरशिप में परीक्षा तो पहाड़ा तो याद करने ही पड़ेंगे। तो 17 छक्का 102, और बच्चों 102 का दुगना कितना होता है 204, यानी इस संख्या को इस संख्या से गुणा करके जो है उसका डबल कर देना है। ये 17 छक्का 102, उसका दुगना 204। इसी तरह से 13 8 104, उसका दुगना 204। यानी यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होने वाला है। यस बच्चों, यानी 24 में 5 का गुणा करेंगे तो बच्चों 24 में 5 का गुणा करेंगे। कुछ विद्यार्थियों को पहाड़ा भी याद हो सकता है, नहीं तो आप गुणा कर लीजिए। 24 पच्चे कितना होगा, 24 पंजे 120, और 120 का दुगना बच्चों बहुत ही आसान है, 120 यानी 12 का आप कह सकते हैं दुगना कर देंगे 24 और शून्य बढ़ा देंगे, यानी 240। जैसे भी हो आपको उत्तर फटाफट अभ्यास के द्वारा सटीक उत्तर निकाल सकते हैं। तो 24 में 5 का गुणा करने पर 120 और उसका दुगना 240, यानी ये दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो देखा बच्चों कितना सरल प्रश्न था, लेकिन ये अभ्यास के द्वारा ही हो पाएगा। तो हमने ये उदाहरण रखा है, आप इस तरह के प्रश्न आपको आगे अभ्यास के लिए मिलेंगे और बच्चों आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो दूसरे को आपको इस तरह से, जिस बच्चों अपने आंसर शीट में ध्यान रखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे नहीं बल्कि अपने आंसर शीट जो आपको मिलेगी उसमें दूसरा प्रश्न था। जो भी प्रश्न हो ये ध्यान देना है कि आप कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं। अगर आप दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं तो आंसर शीट में आप दूसरे में ही भरेंगे, क्योंकि देखा गया है कई विद्यार्थी इस तरह की चूक कर देते हैं और गलत भर देते हैं, फिर बच्चों आपकी मेहनत यानी वो आपको अंक नहीं मिल पाएंगे। तो दूसरा प्रश्न है, दूसरे का दूसरा विकल्प सही है, आपने देख लिया, तो आप दूसरे को इस तरह से अच्छी तरह से पूरा रंग दीजिए। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों एक प्रश्न और देख लेते हैं। अब बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर एक और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब बच्चों जरा ये ध्यान से देखिए, आपको देख कर लग रहा है ये तो बहुत कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, हमने कहा कि बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। केवल देखने में लग रहा है कि अरे ये क्या है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे अरे हाँ ये तो बहुत ही आसान है। कैसे, जरा देखिए, यहाँ देखिए 7 दिया है, यहाँ 4 दिया है और यहाँ 121 दिया है। आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे 7, 4 और 121 का संबंध, तो आप सोचेंगे 7 और 4 जोड़ देते हैं तो 11, और 11 का 121 से क्या संबंध है। अरे हाँ, 11 का वर्ग 121 होता है। यानी बच्चों आपको वर्ग भी याद करने पड़ेंगे। जिस बच्चों जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ऐसे ही बच्चों आपको रटना पड़ेगा, जिससे आपको समय बच पाए। क्योंकि समय बच्चों यहाँ पर समय कम रहता है, तो कम समय रहता है तो आपको जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है। तो कई चीज़ें आपको याद रखनी, जैसे पहाड़ा आपको याद रखना है, वर्ग आपको याद रखना है, कुछ घन भी आपको याद करके रखना है। तो देखिए 7 और 4 11 है, उसका संबंध यानी ये संख्या जोड़ के क्या हम इसका वर्ग कर देते हैं तो हमको ये प्राप्त हो जा रहा है। तो क्या यही चीज़ें सब पे लागू हो रही है, इसको भी देखेंगे। पहले देखेंगे कि लागू होता है क्या। 11 और 4 जोड़ देते हैं 15, और 15 का वर्ग करते हैं 225। अरे हाँ, ये भी सही है। इसका मतलब बच्चों हमने जब ये देख लिया और ये देख लिया, इसी आधार पर बना हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ बिल्कुल इसी आधार पर ये बना हुआ है। तो यानी अब इसका मतलब यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है वहाँ क्या आएगा, 9 और 8 को जोड़ देंगे।
तो 9 8 17, 9 और 8 जोड़ दिया 17, और 17 का वर्ग कर देना है। तो 17 का वर्ग बच्चों आप करेंगे तो आपको याद होगा 17 का वर्ग, तो वर्ग हमने कहा कि वर्ग तो याद करना पड़ेगा, तो 17 का वर्ग होता है 289। तो इस तरह से बच्चों तीसरा प्रश्न जो है, ये जो तीसरा प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है वो है 289। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको उत्तर मिल गया, तीसरे का पहला उत्तर सही है। तो आप क्या करेंगे, अपने आंसर शीट पर जाएंगे और आंसर शीट पर तीसरा प्रश्न है तो उसका जो विकल्प है पहला ही सही है, तो आप पहले को इस तरह से उसको अच्छी तरह से रंग भर देंगे। इस बच्चों तो कहां पर आप भरेंगे, अपने आंसर शीट में। आपकी आंसर शीट ये है और वो तीसरा प्रश्न है, तो तीसरे का कौन सा सही था, पहला, तो उसको पहले को आप इस तरह से अच्छी तरह से रंग भर देंगे। ठीक है बच्चों, अभ्यास के द्वारा हो जाएगा, बिल्कुल ही आपको परेशान नहीं होना है, बस मन लगाकर आप पढ़ते जाइए और धीरे धीरे सीखते जाइए, आप बहुत अच्छी तरह तैयारी कर पाएंगे। आइए बच्चों एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न हमने रैंडमली लिया है आपको समझने के लिए। तो प्रश्न हम जब शुरू करेंगे, हमने जैसा बार बार कहा शुरू करेंगे तो हम पहले घटक से ही शुरुआत करेंगे। आज केवल परिचय कर रहे हैं, इसलिए हमने प्रश्न यहाँ वहाँ से रैंडमली ले लिया है, आपको केवल थोड़ा सा परिचय कराने के लिए। तो चलिए यहाँ देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में केवल आयत में आने वाला अंक कौन सा है। अभी बच्चों आप सोचेंगे कि ये तो काफी कुछ कठिन है, लेकिन नहीं बच्चों, बिल्कुल आसान है। केवल आप समझ लीजिए, नीचे दी गई आकृतियों में केवल आयत में, क्या पूछ रहा है, केवल आयत में, यानी यहां देखिए आपको आयत भी दिखाई दे रहा है, त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है, वृत्त भी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या पूछ रहा है, केवल आयत में आने वाला अंक। अब बच्चों बहुत ही आसान होगा, केवल आयत में आना चाहिए। तो आप जरा देखिए ध्यान से, केवल आयत में, तो आयत तो आप पहचान ही रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए 8 को, ये जो 8 अंक है इसको आप देखिए तो ये केवल आपको आयत में ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बाकी सभी अंक आयत में देखिए, और कौन अंक है, एक 3 है, 3 आयत में है लेकिन 3 वृत्त में भी तो है, इसलिए 3 नहीं ले सकते। 4 देखिए, 4 भी आयत में है लेकिन बच्चों ये वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है, इसलिए इसको नहीं ले सकते। और एक 9 और है आयत में, जो कि आयत में है और वृत्त में भी है, तो इसको नहीं ले सकते। केवल 8 एक अंक ऐसा है जो कि केवल आयत में है। तो बच्चों कितना आसान है, बहुत ही आसान है। प्रश्न को अच्छी तरह केवल आपको समझ लेना है। तो 8 यानी, तो वो अंक आपको बताना है। तो देखिए विकल्प में ये 8 यहां दिया हुआ है यहाँ पे, तो यानी दूसरा, ये जो विकल्प है दूसरा, यही बिल्कुल सही है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, जैसे चौथा अगर प्रश्न है, जो भी प्रश्न हो परीक्षा में पूछा जाएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन सा प्रश्न आप हल कर रहे हैं, और जब आंसर शीट पर जाएंगे तो उसी प्रश्न क्रमांक जो हल किए रहेंगे उसी का सही विकल्प आपको भरना है। तो चौथा प्रश्न है, तो चौथे प्रश्न का सही विकल्प क्या है बच्चों, यस बच्चों दूसरा, यानी ये सही है। तो दूसरे को ही आपको पूरी तरह से रंग भर देना है। तो चलिए ये तो समझने के लिए है, आंसर शीट में भी जरा देख लीजिए। ये देखिए आंसर शीट, चौथा प्रश्न था, चौथा प्रश्न का जो सही विकल्प था वो कौन सा था, इस बच्चों दूसरा था। इस तरह से आप उसको भर देंगे। तो चलिए बच्चों लास्ट में एक प्रश्न और देख लेते हैं। आइए जरा ध्यान से देख लीजिए, उसी तरह का प्रश्न है, यहां भी बिल्कुल आसान है। नीचे दी गई आकृतियों आयत, त्रिभुज व वृत्त तीनों में आने वाला अंक कौन सा है, उसी तरह का प्रश्न है बिल्कुल बच्चों, जो कि क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृतियां यहां पर दी गई हैं, उसमें आयत, त्रिभुज और वृत्त तीनों में आने वाला। अब जरा आप ध्यान से देखिए बच्चों कि तीनों में कौन आया हुआ है। यस, तो आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। यस, कि आयत में भी हो, वृत्त में भी हो, और ये जो त्रिभुज है इसमें भी हो। तो आप देखिए, आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा बच्चों, समझेंगे तो 4 जरा ध्यान से आप देखिए, तो 4 देखिए, 4 आयत में भी है, 4 देखिए वृत्त में भी है, और 4 देखिए त्रिभुज में भी है। अब 4 के अलावा अगर बच्चों आप विचार करेंगे, जरा देखिए 9 अगर आप देखते हैं तो 9 किसमें, केवल 2 ही है, अर्थात ये वृत्त में नहीं है 9, तो 9 नहीं हो सकता। और बाकी तो आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यस, तो जैसे 2 देखिए तो वृत्त में है और त्रिभुज में है, आयत के बाहर है, लेकिन कहा क्या है, तीनों में होना चाहिए। तो 4 ही एक ऐसी जो है, 4 जो एक ऐसा अंक है जो कि आयत में भी है, वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी। अब विकल्प में आ जाइए, देखिए कौन सा विकल्प सही है, तीसरा। यानी अगर 5वां प्रश्न है तो इसका जो सही विकल्प है वो है तीसरा। इस बच्चों तो इस तरह से आप जाएंगे अपने आंसर शीट पर, और 5वां प्रश्न है, प्रश्न जो भी प्रश्न का क्रमांक हो और उसके सामने बच्चों उसका जो सही विकल्प है
तीसरा है, यस बच्चों, तो तीसरा है तो तीसरा, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको अच्छी तरह से अभ्यास करके देखिए, पांचवा प्रश्न था, उसका जो सही विकल्प था वो क्या था, तीसरा था। तो तीसरा इसका उत्तर जो है, पर्याय जो है, आपको अच्छी तरह से रंग देना है। तो इसलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने परिचय किया है, तो बच्चों बुद्धिमत्ता के संदर्भ में, तो बच्चों अगली बार हम मिलेंगे तो बच्चों हम शुरुआत करेंगे घटक 1 से, और बच्चों हम साल भर पूरा मेहनत से पढ़ेंगे और बुद्धिमत्ता में बच्चों खूब मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छे, बहुत अधिक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यस बच्चों, बुद्धिमत्ता में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे अभ्यास के द्वारा। ओके बच्चों, तो आगे बच्चों अगली वीडियो मिलेंगे। ओके बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।